सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। डीबीटी बैड रिजल्ट अनाउंस, और डीबीटी का शुक्रिया कि ऐसे फेलोशिप एग्जाम को नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज करने के लिए। तो आज इस सिलसिले में इंटरव्यू सेक्शंस में हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके बारे में हम जानेंगे कि कैसी जर्नी रही उनकी डीबीटी एग्जाम के लिए, कैसी उन्होंने तैयारी की। तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, डीबीटी एग्जामिनेशंस। अपने बारे में थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए, आपका क्या नाम है, कैसे आपने तैयारी की, और क्या आपका पोस्ट ग्रेजुएशन रहा। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है औरित्य कुंडू। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। मैंने अपना एमएससी किया इन बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम आरजीसीबी तिरुवनंतपुरम। और मैं एक्चुअली डीबीटी जेआरएफ के लिए प्रिपरेशन कर रहा था क्योंकि मुझे फर्दर पीएचडी करना है। तो मैंने आईएफएस का डीबीटी जो टेस्ट सीरीज है वो परचेस किया था, और उनका जो प्रीवियस ईयर बुक्स है वो भी परचेस किया। और उनका मैं क्लासेस यूट्यूब से देखता था, तो वो काफी हेल्पफुल रहा मेरे प्रिपरेशन के दौरान। और मैं आईएफएस टीम का पूरा एकदम थैंक यू देना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने जो सपोर्ट किया, जिसके कारण मैं आज कैटेगरी 1 से मैं आज क्वालिफाई हो गया, जेआरएफ हो गया। तो कैसा आपको लगा सबसे पहले कि जैसे ही रिजल्ट आया तो क्या सिचुएशन थी उस वक्त। जब रिजल्ट आया था तो मेरा एक्चुअली क्या हुआ था कि इनिशियली कैटेगरी 2 हुआ था। मेरा 2 नंबर के कारण एक्चुअली मतलब जेआरएफ नहीं हो पाएगा क्योंकि फर्स्ट लिस्ट जो उन्होंने निकाला था। फिर जब सेकंड लिस्ट उन्होंने निकाला तब मेरा कैटेगरी 1 हो गया। पहले तो मैं थोड़ा मतलब डिसअपॉइंट हो गया थोड़ा, क्योंकि मेरा 2 नंबर के कारण नहीं हुआ था। फिर जब फाइनल लिस्ट आया तब काफी अच्छा लगा क्योंकि मैं जेआरएफ मेरा क्वालिफाई हो गया। ओके। तो क्या मार्क्स रहे आपके डीबीटी में। मेरा 244 था आउट ऑफ 300। 244। ओके। तो जैसे कैटेगरी 1 का रिजल्ट आया, और कैटेगरी 1 में आप जैसे सेकंड में पहले क्वालिफाई थे, और दोबारा जब रिजल्ट अपडेट हुआ फर्स्ट में आया, हाँ हाँ तो हाँ जब सेकंड के अंदर क्या सिचुएशन थी आपकी, और जब फर्स्ट का रिजल्ट आया तब आप कैसा लगा, क्या खुशी मिली, कैसे जाहिर किया अपने आप की खुशी। हाँ। जब इनिशियली जब रिजल्ट दिखा तब इसे दुखी था क्योंकि सिर्फ 2 नंबर के कारण नहीं हो पाया था। तो तब तो काफी सैड था। फिर जब दोबारा रिजल्ट आया तब काफी अच्छा लगा कि हाँ इस बार फाइनली हो गया जेआरएफ। तो वो बहुत ही अच्छा लगा। वो मोमेंट बहुत ही अच्छा था, काफी खुशी हुआ कि हाँ फाइनली क्वालिफाई हो गया। किसको किसको सबसे पहले खुशी जाहिर की अपनी। मैंने तो सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स को बोला कि हाँ मेरा फाइनली जेआरएफ हो गया है, कि आप एटलीस्ट एक फेलोशिप आ गया है कि पीएचडी कर सकता हूँ। यही सबसे मैंने पेरेंट्स को बोला। फिर मैंने अपने दोस्तों को बोला कि ऐसा हो गया है, तो ये काफी अच्छा था। तो अपनी जो सक्सेस है इसमें सबसे बड़ा हाथ आप किसका देना चाहेंगे, किसने आपको सपोर्ट किया। मैं तो सबसे पहले बोलूंगा कि सब फर्स्ट ऑफ ऑल कि मेरे पेरेंट्स को, उन्होंने मुझे काफी सपोर्ट किया कि इस जर्नी के दौरान। फिर मैं आईएफएस टीम को भी देना चाहूंगा क्योंकि मैंने जब टेस्ट सीरीज परचेस किया था, क्योंकि मुझे उतना आइडिया नहीं था कि कैसे क्या पैटर्न में क्वेश्चन आता है। और फिर आपको एक टाइम के अंदर आपको कंप्लीट करना पड़ेगा पूरा एकदम। जो 3 आवर रहता है उसके अंदर आपको करना पड़ेगा। और काफी आपका मान लीजिए कि इधर कुछ कैलकुलेटर का सिस्टम नहीं है, तो फिर आपको पूरा एकदम हैंड में सब न्यूमेरिकल्स वगैरह करना पड़ेगा। तो आपको अच्छे से एकदम टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो मैंने वो टेस्ट सीरीज पूरा टेस्ट दे के हर रोज मैंने प्रैक्टिस किया, टाइम मैनेजमेंट अच्छे से किया। फिर मैंने वो प्रीवियस ईयर बुक्स भी परचेस किया था आईपीएस का, वो भी कभी अच्छा था क्योंकि आप अगर प्रीवियस ईयर नहीं करेंगे तो फिर आपको एक्चुअली आइडिया नहीं होगा कि एग्जैक्ट एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सब मैंने किया था। और मान लीजिए कुछ कुछ टॉपिक्स, जैसे कुछ कुछ टॉपिक्स में डाउट होता था, तो मैं आईएफएस का यूट्यूब चैनल है, उस टॉपिक से मैं वो चीज को पढ़ लेता, तो फिर मेरा कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाता। ऐसे ऐसे मैंने अप्लाई किया। ऐसे क्या क्या चैलेंज फेस करने पड़े आपको अपनी प्रिपरेशन के दौरान, और कैसे उनको ओवरकम किया। जैसे एक चैलेंज मैं बोलूंगा कि फॉर एग्जांपल अगर आप बायोकेमिस्ट्री का और पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल मेटाबॉलिज्म, वो बहुत ही मतलब वास्ट है। आपको हर एक स्टेप को अच्छे से याद रखना पड़ता है। क्या क्या एंजाइम है, रेगुलेशन कैसे होता है, ये चीज जैसे मैं बोलूंगा बहुत सारे साइकिल है। ये एक्चुअली फर्स्ट मेरा एक डिफिकल्टी रहा। फिर जैसे आपको एग्जाम्पल देता क्वेश्चन में जैसे आता है एग्जाम में कि आपने फॉर एग्जाम्पल एग्जाम को म्यूटेट कर दिया, फिर नेट एटीपी क्या होगा, ये होगा। तो मैं क्या करता इस टॉपिक को पढ़ता था, फिर खुद से सोचता था कि अगर फॉर एग्जांपल इस सिचुएशन अगर मैं इस एंजाइम को म्यूटेट कर दिया तो क्या एटीपी होगा, क्या होगा। तो ये जब डिफिकल्टी आता था, मैं ऐसे ऐसे करके सोच सोच के कि हाँ अगर ऐसे हुआ तो ऐसे। तो इस काइंड ऑफ की मोस्ट प्रोबेबल कैसे कैसे हो सकता है। तो ऐसे ऐसे मैं धीरे धीरे करके ऐसे डेवलप किया, जिसके कारण फाइनली ये जाके हुआ। तो अपनी सक्सेस का
क्या की है, क्या सक्सेस है, किस तरह से सक्सेस मिल सकती है, एग्जाम को किस तरह से टारगेट किया जा सकता है? फर्स्ट मैं बोलूंगा कि जो भी कोई भी स्टूडेंट्स अगर डीबीटी जेआरएफ को टारगेट करे, मैं फर्स्ट बोलूंगा कि आप एक बार पहले अच्छे से सिलेबस को देखिए और उसके बाद एक बार प्रीवियस ईयर देख लीजिए कि पास्ट 5 इयर्स में कैसे क्वेश्चन है, तो फिर आपका आइडिया लगे कि हाँ ऐसे अकॉर्डिंगली मुझे स्टडी करना है। अब अच्छे से टाइम लीजिए, जैसे एटलीस्ट 6 महीना एटलीस्ट अच्छे से पढ़िए। फिर आप कीजिए कि मॉक टेस्ट दीजिए, टाइमर के थ्रू मॉक टेस्ट दीजिए, या फिर आप आईएफएस का टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं, उसमें भी एकदम टाइमर के थ्रू रहता है, पूरा टेस्ट दे सकते हैं। फिर उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिए, और आईएफएस का भी क्या है कि वीडियो सॉल्यूशन भी रहता है हर एक क्वेश्चन का, तो आप वो भी देख सकते हैं। देख के क्या हो सकता है कि आपका अच्छे से इम्प्रूवमेंट होगा। और फॉर एग्जाम्पल आपका कुछ क्वेश्चन अटक गया तो उस वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू आप देख सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आईएफएस का यूट्यूब चैनल, उधर टॉपिक सर्च कर लीजिए, वो आपको अच्छे से समझ आएगा। फिर दोबारा आप क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे ऐसे करके अच्छे से अगर टाइम देंगे, कंसिस्टेंसी रहेंगे, तो फिर एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे आपके ने इतने एग्जाम की तैयारी की, तो इससे प्रीवियसली जैसे कोई एग्जाम था जिसको टारगेट करते वक्त आपने कोई एग्जाम दिया और उसके बाद दोबारा से एग्जाम में, तो जो रिपीटर्स बच्चे हैं, जो पास आउट बच्चे हैं, जो डिग्री के बाद एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो उनको कैसे अपने आप को एग्जाम के लिए स्ट्रिक्ट रखने पड़े, किस तरह से तैयारी करें कि वो डिस्ट्रैक्ट ना हो डिफरेंट डिफरेंट जो चीज होती है अपने लक्ष्य से? तो फर्स्ट मैं एक चीज बोलूंगा कि कोई भी एग्जाम दीजिए, एक्चुअली कोई भी एग्जाम टफ नहीं होता, डिपेंड करता है हम लोग कैसे उसे मैनेज करते हैं। एक तो कंसिस्टेंसी बनाए रखना पड़ेगा, और एक चीज ये रखना है कि आपको रेगुलर बेसिस में कुछ ना कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल पढ़ना पड़ेगा, मतलब गैप नहीं देना, गैप देने से नहीं होगा। हर रोज एटलीस्ट कुछ ना कुछ टाइम दीजिए कि आप पढ़िए, या फिर मॉक टेस्ट दीजिए, रिविजन कीजिए। एंड हर रोज कुछ ना कुछ आपको ये कंसिस्टेंसी बनाए रखना पड़ेगा, तभी जाके क्वालिफाई होगा। अगर आप थोड़ा सा भी अगर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो क्या होता है, एंड में जाके काफी इफेक्ट देता है। तो कंसिस्टेंसी और आपको हर रोज करते जाना पड़ेगा, यही की है एग्जाम क्वालिफाई करने का। तो जैसे एग्जाम की तैयारी करते वक्त जैसे प्रोसेस जो एग्जाम का प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रहता है, उस समय काफी ऐसे माइंड सेट होते हैं कि स्टूडेंट के उतार चढ़ाव में, तो ऐसा आपके लाइफ में ऐसा आपको लगा, और कैसे आपने उसको खत्म किया, किस तरह से आप अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं? मैं तो हमेशा एक चीज बोलूंगा कि फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे किसी दूसरे से कंपेयर नहीं करते कि उसका हो गया मेरा नहीं हुआ। मैं अपने आप को देखता हूँ कि आज मैं कैसा था, कल कैसा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आज मान लीजिए मैं 10 क्वेश्चन कर पाया, और उसमें से मान लीजिए 2 गलत हुआ। कल अगर मैं 10 में से अगर एक गलत होगा तो वही मेरे लिए अचीवमेंट है। ऐसे ऐसे धीरे धीरे करते करते मैं ऐसे करते गया, मैं अपने आप पे बिलीव करते गया कि हाँ मेरा आज ये गलत हो गया, कल सही हो गया। मैं किसी दूसरे से या ऐसे कंपेयर नहीं करते कि हाँ उसका 10 का 10 सही हो रहा है। मैं ऐसा नहीं देखता, मैं देखता हूँ कि कल मैं जैसा था आज कैसे हो, ऐसे ऐसे करके मैं अपने आप को इम्प्रूव करते गया। ऐसे पॉजिटिविटी मैंने बनाए रखा अपनी जर्नी के दौरान। तो जैसे पढ़ाई के दौरान किस तरह से आप अपने आप को एज ए आपकी कोई हॉबी जो आप जिसको एग्जाम के साथ अपने पढ़ाई के साथ शेयर कर देते हैं, अपने प्रेशर को, एग्जाम के प्रेशर को हैंडल करने में? मैं तो एक्चुअली अगर ऐसा हॉबी बोले तो मुझे चेस खेलना काफी अच्छा लगता है। तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम जब फॉर एग्जांपल अगर पढ़ाई हो गया, थोड़ा मान लीजिए सैचुरेशन लग गया, तो मैं थोड़ा चेस खेलता था, थोड़ा रिफ्रेश हो जाता था। तो ऐसे ऐसे करके मैं ऐसा ऐसा स्पेसिफिक कुछ हॉबी नहीं है, बट मैं हाँ मुझे चेस खेलना काफी अच्छा लगता है। तो मैं ऐसे ही रैंडमली, मतलब 2-3 घंटे से पढ़ लिया, सैचुरेशन रहता थोड़ा चेस खेल लिया, फिर पढ़ा, ऐसे ऐसे करते मैंने अपना प्रिपरेशन करते। कितने घंटे स्टडी करते थे आप इस एग्जाम के लिए? मैं एक्चुअली स्टार्टिंग में मैं जब स्टार्ट किया था तब फॉर एग्जांपल एकदम जैसे 6 घंटा 7 घंटा करता था। फिर धीरे 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 एटलीस्ट मैं दिन में 10 घंटे तक मेरा हो जाता था, मतलब पूरा 10 से 10 घंटे था मिनिमम एवरेज में, मेरा 10 घंटा हो जाता था डेली का डेली। 10 घंटा हो जाता था, और मैं एट द एंड वीक में रिविजन करता था, अच्छे से पूरा रिविजन करता था कि फॉर एग्जाम्पल पूरा पूरा हफ्ता पढ़ा कि फॉर एग्जाम्पल कुछ टॉपिक अगर मैं बाई चांस समझ गया, मैं उस समय पढ़ा था दोबारा एक बार रिवीजन कर लेता ताकि वो भूल ना जाओ, क्योंकि अगर अगर आप एक टॉपिक पढ़ते रिवीजन करते तो वो ज्यादा दिन तक आप याद रख सकते हैं। यस यस। सो थैंक यू सो मच, एंड बहुत बहुत थैंक यू। बधाई आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।